गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज संदीप वर्मा, सीनियर मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ दून डिफेंस एकेडमी। मैं यहाँ 14 ईयर से मैथमेटिक्स टीचिंग कर रहा हूँ। आज जो सेशन है आपको पता है क्या होने वाला है? आज के सेशन आपको अवेयरनेस करना है कि एनडीए का पेपर कैसे आता है, क्या सीट्स होती हैं, इस तरीके का थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर है जिससे आप थोड़ा अवेयर हो, कोई जानकारी आपको देनी है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जोश नहीं दिख रहा? अभी भी नहीं? आज हम क्या सीखेंगे? एनडीए का कट ऑफ कैसे निकलता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी होती है, तो देखते हैं। इससे काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला सेशन है आपका एनडीए कट ऑफ पे हम बात करते हैं। तो एनडीए कट ऑफ एनालिसिस पे बात करते हैं, ठीक है? तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको जानकारी मिली होगी जो एनडीए का कट ऑफ होता है वो कितनी क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है कि जो पेपर आ रहा है हमारा उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर इजी आया तो कट ऑफ क्या जाएगा? हाँ, टफ आया तो लो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? दूसरा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये हर साल चेंज होती रहती है। 5 सीटें कम हो जाती है, 10 बढ़ जाती हैं, 10 आ जाती हैं, ये हो जाता है, हो जाता है। इसके इस पर भी डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तीसरा है नंबर ऑफ कैंडिडेट। जब मैंने यहाँ स्टार्ट किया था तो 2009 में यहाँ पढ़ा, तब नंबर ऑफ कैंडिडेट कुछ और थे, आज नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी ये सेशन हमारा डिसाइड करता है कि यूपीएससी किस हिसाब से डिसाइड करता है कि हमारा ये परसेंटेज आता है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? एक और चीज, इस सब्जेक्ट में यूपीएससी हर साल डिसाइड करता है कि 20 से 33% के बीच में कट ऑफ निकालें। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है, मैथ ही मैथ पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। आपको हर सब्जेक्ट में इक्वली क्या करना है? हर सब्जेक्ट में पास होना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है यूपीएससी की गाइडलाइंस है 20% से 33%। ये ईयरली चेंज होता रहता है, इसके बीच में कोई भी गाइडलाइंस आती है तो आपको हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, हमें जीएस में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, हमें फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, एनडीए नहीं निकल पाएगा। आपको हर सब्जेक्ट में इक्वल प्रायोरिटी देनी है। समझ में आ रहा है? यस सर। पहला ही आपको सेशन समझ में आ गया। दूसरा बात क्या है हमारा अगला, ये एनडीए रेटेड का जो कट ऑफ है 2022 तक का ये एनालिसिस है। कहां तक का बेटा? 23 का जो इस साल 3 तारीख को पेपर हो जाएगा तो वो अगले साल बनेगा। क्लियर? तो उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? मैथ्स के जो आते हैं वो 120 आते हैं, और जीएटी के कितने आते हैं बेटा? 150। इसकी मार्किंग स्कीम कितनी है? 2.5। इसकी कितनी है? 4। टोटल रिटन एग्जाम में मैथ्स में 300 मार्क्स का होता है, और जो हमारा जीएटी है वो कितना हो गया? 600। तो टोटल आता है 900। एसएसबी एग्जाम के लिए सेपरेट होता है 900 मार्क्स का। तो जो इस बार का सिनेरियो देखें 222 के हिसाब से, तो ये हमारा 316 कट ऑफ गया था रिटन एग्जाम का। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। 900 में किस जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके कितने मार्क्स आए थे? बोलिए। इस सब्जेक्ट में उसको 20% लाना था, ये मैंडेटरी है। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेरे मार्क्स मेरे दोस्त से ज्यादा है, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया। उसका रीजन क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर बच्चे ने सारे सब्जेक्ट में क्या किया? 20% मार्क्स क्लियर किया, और दूसरा बच्चा उसने 3 में किए, 1 में 20% नहीं क्लियर किया, इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? लास्ट में समझ आ रही है? आगे देखते हैं। ये देखिए मैंने 10 से, जब से मैं यहाँ पढ़ा रहा 2010 से 22 तक का एक डेटा एनालाइज किया, तो हर साल का जो कट ऑफ जा रहा है, जैसे 2010 में 263 कट ऑफ गया था अप्रैल के पेपर, और सितंबर के पेपर में कितना गया? 193। इसी तरीके से ये चल रहा है हमारा। आप ये पूरा ग्राफ देख रहे होंगे, और 222 पर हमारा अप्रैल के पेपर में कितना कट ऑफ गया? 360। और सितंबर के पेपर में कितना गया? इस ग्राफ में एक बात और करना, अप्रैल का पेपर सितंबर की तुलना में इजी आता है।
सितंबर का पेपर आपको दिख रहा है, इसका कट ऑफ कम कर रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको? ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया? चलिए, ये पॉइंट पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो नंबर ऑफ सीट्स है, वैकेंसीज है, ये डेटा 2022 के अकॉर्डिंग है। 2023 में भी कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो अगले साल आपको पता लगेगा। तो जो आर्मी में सीटें हैं वो कितनी है? 2208, जिसमें 10 फीमेल कैंडिडेट को लेना है, इसी में इंक्लूड करना है। अंडरस्टैंड करा? और नेवी में कितने हैं? 42, जिसमें 3 फीमेल कैंडिडेट है। और एयर फोर्स में 120 सीट्स है, जिसमें 6 फीमेल कैंडिडेट को लेना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये डेटा आपको बहुत पता होना चाहिए। यहाँ नवल एकेडमी से आज इस साल 48 हो गई है, लेकिन अभी अपडेट हमने कहाँ तक कर दिया है? वो 22 तक का, इसलिए लास्ट लाइन लिखिए, नंबर ऑफ सीट अवेलेबल एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज ईच ईयर। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? 2-4 मार्क्स सीटें कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन अप्रोक्सीमेशन जो आइडिया है वो नंबर ऑफ सीट्स 400 के अप्रॉक्स है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब पेपर देने के बाद कई बच्चों को एक क्वेरी आती है कि सर मेरा और मेरे दोस्त के नंबर सेम आ गए, लेकिन उसको उससे ऊपर वाले रैंक दे दी। तो ये पीरियोडिक किस बेसिस पे यूपीएससी ने डिसाइड किया है? आप पढ़ रहे होंगे, रिटन एग्जाम में जिसके ज्यादा नंबर है, एसएसबी की कंपटीशन में रिटन में जिसके ज्यादा नंबर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। अब मान लीजिए रिटन में भी 2 नंबर टाई कर रहे हैं, तो जिसका जीडी में नंबर ज्यादा है उसको पहली प्रायोरिटी देगा। और अगर इसके बाद भी अगर टाई कर जाता है तो जिस बच्चे का क्या बोलते हैं हमारा सीनियर एज के हिसाब से होता है उसको प्रायोरिटी देगा। मेरी बात समझ में आ गई? ये टाइम प्रिंसिपल को आपको पता है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूपीएससी ने क्या बनाया? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा एग्जाम पैटर्न पे बात थी। अब थोड़ी सी गोल्डन टिप्स देनी है, जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं, सर आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा रहे हैं, हर तरीके से आपको फैसिलिटीज मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप फॉलो करें ताकि आप अच्छे से अच्छे सिलेक्शन पा सकें। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो देखिए जरा कुछ पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। होता क्या है कि कुछ टॉपिक हमारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन उनमें नंबर 1 या 2 मार्क्स का पूछा जाए, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं उसमें अपना टाइम ज़्यादा किल कर रहे हैं और आ रहा है वो 1 मार्क्स का। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? ज़्यादा, और उस पर टाइम नहीं दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी और प्लान जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द सिलेबस। जो सिलेबस आ रहा है उसको अच्छे तरीके से सेक्शन बना के आपको ही सीखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? दूसरा पॉइंट है कोई भी चीज है बिना प्रैक्टिस के नहीं आती है, पता है? तो हर चीज की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, पेंडिंग में काम नहीं डालना है कि आज हमने ये काम करा है कल कर लेंगे। वो पेंडिंग इतना बढ़ता चला जाएगा, इतना बढ़ता चला जाएगा कि बाद में हौच-पौच हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का जो क्लासेस हो रही है उन क्लासों के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट का होमवर्क डेली रूटीन पे करें, पेंडिंग बिल्कुल ना डालें। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगला कुछ पॉइंट और है, छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, या तो काफी बेनिफिट्स देंगे। टाइम मैनेजमेंट, इसको ध्यान रखिए। हर सब्जेक्ट में पास होना क्या है? जरूर। तो ऐसा नहीं जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का आपको एक टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा सेल्फ स्टडी के लिए। कोचिंग और क्लासरूम के अलावा अगर आप घर पे सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं दे रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको हर चीज का एक मैनेज टाइम बनाना है और उस टाइम में अपनी उस तैयारी को करना है, जो होमवर्क मिला है, जो तैयारी है, बराबर देना है। ऐसा नहीं कि मैथ में इंटरेस्ट आ रहा है तो मैथ पढ़ते जाओ, जेडी में इंटरेस्ट आ रहा है जेडी पढ़ते जाओ। एलोकेट टाइम बनाओ, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको वो प्रॉपर स्टडी रेगुलर बेस पे करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आवाज नहीं आ रही? जनरल अवेयरनेस के लिए तो यहाँ फैसिलिटीज आपको मिली हुई है। आपको करंट अफेयर्स, नेक्स्ट ये इवेंट्स वगैरह जितने भी हैं डेली बेसिस पे आप डिस्कशन करो, पढ़ो, अपनी रूटीन पे लाओ। पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आपको बताते होंगे कि सारी चीजें जेडी में कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? डेली रूटीन में पढ़ना है, डिस्कशन करना है, जो नई न्यूज़ है आपस में डिस्कस करना है, छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं।
मैथमेटिक्स में बात करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले अभी आप एकेडमिक पढ़ रहे हो तो मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट पे। अगर हम शॉर्ट ट्रिक भी बता रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आएगी अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? शॉर्ट ट्रिक कितनी रटोगे? अगर 400-500 शॉर्ट ट्रिक हैं तो बच्चों को मैथ में रटाई जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे पहले फोकस करना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपको एकेडमिक तैयारी क्लियर है, तो शॉर्ट ट्रिक बहुत अच्छी लगने वाली है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो अपने एकेडमिक लेवल पे जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लियर करो। जो चैप्टर नहीं आ रहा है बार-बार उसको रिपीट करके क्लियर करो। यही एक समय है एकेडमिक लेवल पे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। बाद में समय नहीं मिलता, बाद में बहुत स्पीडली आपको सारी कंपटीशन लेवल पे स्पीड के साथ तैयारी करनी है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? चलिए, इंग्लिश स्किल्स के लिए सर लोगों ने बताया आपको। इंग्लिश स्किल्स के लिए आपस में बैठ करके जब भी डिस्कशन करो, बातचीत करो, यहाँ क्लास भी होती है आपकी स्पीकिंग की, तो उस तरह से आपको मैनेज करना है। क्लियर हो गया बेटा? ये सारे पॉइंट्स आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ पर काफी कुछ होता रहता है। अपना सारी चीजें एक्टिविटीज पर ध्यान दें। एनडीए के लिए जरूरी नहीं है हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल फिटनेस में भी आपको टाइम देना है। दो के बड़ा सब लोग टाइम से चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉक इंटरव्यू दे रहा है, ये चलता रहता है। प्रीवियस करके पेपर से आपको आइडिया मिलेगा कि पेपर का पैटर्न कैसा है। 2014 से पहले का पैटर्न कुछ अलग था। 2014 के बाद एनडीए का पैटर्न जो है वो जेई को टच कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका मेंटेन हो गया है, तो आपको काफी डीपली कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले अगर आप हल्का फुल्का एकेडमिक भी पढ़ रहे हैं तो आपका आराम से एनडीए निकल जाता था, लेकिन 2014 के बाद कंपटीशन लेवल काफी बढ़ गया है, तो आपको काफी डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो लेवल काफी बढ़ गया, थोड़ा सा बॉर्डर लाइन जेई को टच कर रहा है, इसलिए एनडीए का स्टैंडर्ड बढ़ गया। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इस टाइप का पैटर्न लाना है। कौन सा कॉन्सेप्ट हमारा छूटा हुआ है, किस कॉन्सेप्ट पर ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको लगाने से आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं वो आप प्रॉपर देंगे बेटा। मॉक टेस्ट, क्या मेरी बात समझ में आ गई? जितने भी मॉक टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर दे, और प्रॉपर देने से आपको आइडिया मिलेगा कि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच में बैलेंस कैसे बनना है। जब भी मॉक टेस्ट होता है, आप बहुत बच्चे कैजुअल लेते हैं अपना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से पेपर देने की प्रैक्टिस बनती है, अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी मेंटेन होती है। कई बार क्या होता है कि घर में बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, उसमें आराम से पूरा सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है तो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाया तो आपको काफी दिक्कत आने वाली है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम कम अटेंड कर पाओगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और एक और लास्ट पॉइंट है कि जो गेस वर्क कर देते हैं बच्चे, ऑब्जेक्टिव में करते हैं कि ये वाला आंसर, ये वाला आंसर है, उसको हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। कुछ बच्चे आते हैं सर हम 70 कर रहे हैं और 70 में 45 गलत, सिलेक्शन नहीं होने वाला। जितना कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी देखा, रिकॉर्ड देखा, पूरा डेटा देखा, 219 तक भी कट ऑफ जा रहा है, तो क्यों 70 करके आ रहे हैं? आपको जितना आता है प्रिसाइजली करो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? बेटा यहीं पर मैं सेशन को इसको समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच बेटा। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.